हाय एवरीवन, वेलकम टू साथी। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो सो फार बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था मैथमेटिकल रूल्स के बारे में। ठीक है, उसके बाद से हम लोगों ने सेकंड चीज जो डिस्कस करी थी वो किया था हम लोगों ने वेक्टर। एंड थर्ड हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, हैविंग डन दीज, ये बेसिकली दीज आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स जो कि आपको फर्दर आगे चैप्टर में काम आएंगे। तो आज हम लोग अपना स्ट्रेट अवे टॉपिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं, मोशन इन अ स्टेट, विच इज दी थर्ड चैप्टर ऑफ एनसी। तो बिफोर डूइंग दैट, तो मैं थोड़ा समझाना चाहता हूँ कि ये चैप्टर कहाँ पे फिजिक्स के किस डोमेन में आता है। तो देखो, फिजिक्स का एक डोमेन है, सब डोमेन बोलिए। फिजिक्स का एक सब डोमेन है। मैकेनिक्स के अंदर दो पार्ट है, वन इज योर काइनेमेटिक्स, अदर इज योर डायनामिक्स। तो व्हाट इज काइनेमेटिक्स? काइनेमेटिक्स इज बेसिकली स्टडी ऑफ मोशन। हम सिर्फ मोशन की स्टडी करते हैं। डायनामिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन। मोशन की स्टडी तो करेंगे ही करेंगे, प्लस उसकी कॉज के बारे में भी पढ़ेंगे। कॉज का मतलब हो गया कि किस कारण से वो मोशन हुआ। फर्दर हम आगे पढ़ेंगे, ये जो कॉज होता है बच्चों, फोर्स होता है। फोर्स की वजह से मोशन होता है। तो बच्चों, जो ये चैप्टर है ये आपका काइनेमेटिक्स का पार्ट है, मोशन इन। तो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले बच्चों बात करते हैं, व्हाट इज मोशन। मोशन क्या होता है? क्योंकि हम लोगों ने अब वेक्टर्स पढ़ लिया है, तो वेक्टर्स पढ़ने के बाद से अब जो भी मैं डिस्क्रिप्शन दूंगा वो अब आप लोगों को 9th एंड 10th वाला डिस्क्रिप्शन, वो सारे डिस्क्रिप्शन मैं वेक्टर्स की टर्म्स में दूंगा। ठीक है, सो दैट हमारे फर्दर आगे के चैप्टर में भी, क्योंकि वही चीज काम आने वाला है, तो उसी हिसाब से पढ़ते जाएंगे। ठीक है? तो जैसा कि हम लोगों को पता है बच्चों, मोशन इज, मोशन क्या है? चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हम लोगों ने ऑलरेडी पोजीशन वेक्टर का कंसेप्ट समझ लिया है। तो मोशन क्या होता है? जब किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा होता है तो वो मोशन करता है। जब किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो क्या करता है? मोशन कर रहा होता है। अदरवाइज उसको हम क्या बोलते हैं? एट रेस्ट बोलते हैं। तो व्हाट इज काइनेमेटिक्स? ये जो चैप्टर है बच्चों, ये काइनेमेटिक्स का पार्ट है। और काइनेमेटिक्स में बेसिकली वी लर्न हाउ टू डिस्क्राइब दी मोशन। ये जो मोशन है वो हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? कोई ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है तो उसको हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? अब जो इसी में मोशन नहीं बच्चों, हम लोग इस चैप्टर में एक स्पेसिफिक टाइप का मोशन पढ़ेंगे। इसका नाम है बच्चों रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है? रेक्टिलिनियर मोशन वो होता है जब आपका ऑब्जेक्ट, की ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो क्या करता है? मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। जब एक स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा होता है तो उसको रेक्टि, ये स्पेशल केस है इसका। और इस पर्टिकुलर चीज को हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। फिर फर्दर बात करते हैं कि जैसा कि मैंने पहले भी इस बात पे डिस्कस किया हुआ है, फिजिक्स में हम लोग किसी भी प्रॉब्लम को, जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग कुछ एजम्पशन थे। तो यहाँ पे भी हमारा एक एजम्पशन है
assumption ये है, ध्यान रखना है हमें कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा, जो भी ऑब्जेक्ट हमारा अंडर कंसिडरेशन है, इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो हम क्या मानते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट मानते हैं। पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो एक पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि अगर आप एक कार को भी कंसिडर करेंगे, सपोज ये कार है, ठीक है, तो इस कार को भी मैं अपने एनालिसिस के अंदर एक पॉइंट मानूंगा। अब ये किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में ही इसको हम पॉइंट मान सकते हैं। तो ये एजम्पशन कब वैलिड हो सकती है? इस कार को मैं पॉइंट कब मान सकता हूँ? वो मैं तब मान सकता हूँ जब बच्चों साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो भी ये ऑब्जेक्ट है, उसका साइज जो है वो बहुत स्मॉल हो कंपेयर टू द सिल्क मूव्ड बाय द ऑब्जेक्ट, रीजनेबल अमाउंट ऑफ। समझ में आ रहा होगा? एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम आप ले लीजिए। उस दौरान जो डिस्टेंस है वो इतना ज़्यादा हो जाना चाहिए कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा हो जाए। यदि ऐसा होता है तो हम ऑब्जेक्ट को बच्चों क्या मान सकते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट मान। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पोजीशन की। ठीक है, तो वी ऑलरेडी नो इन वेक्टर की एक पोजीशन वेक्टर नाम की चीज होती है। ठीक है, तो हमें ये पता है कि किसी भी पॉइंट का अगर मुझे पोजीशन स्पेसिफाई करना हो तो आप लोगों को पता है कि मुझे क्या चाहिए होता है बच्चों? सबसे पहले एक तो सेट ऑफ एक्सेस चाहिए होती है, ठीक है, और दूसरा मुझे चाहिए होता है एक रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो इसमें मैं किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट या कोई भी ऑब्जेक्ट है का मैं एक पोजीशन स्पेसिफाई कर सकता हूँ। ठीक है, ये आप लोग मैथ्स में कर भी आ रहे थे, हम लोगों ने पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। इसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए हम लोग एक्स वाई इस तरह से कोऑर्डिनेट लिखते थे। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में हम लोगों ने क्या बात करी थी बच्चों? तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? दिस इज दी पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट, जो रेफरेंस पॉइंट को और पॉइंट पी को जोड़ दे, ये क्या हो जाएगा बच्चों? पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, ऑलराइट। तो हम लोग को ये समझ में आना चाहिए कि अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर पोजीशन मेजर करना है तो विल बी नीडिंग टू थिंग्स। हमें दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। नंबर वन इज कोऑर्डिनेट एक्सेस, और नंबर टू बच्चों हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए एक रेफरेंस पॉइंट, तो हम ऑरिजिन में बोल देते हैं। और इन दोनों को क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेट सिस्टम बोला जाता है। ठीक है? अच्छा, अब अगर आप किसी मोशन को देखते हैं, अगर आप किसी मोशन को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो सिर्फ पोजीशन नहीं है। जैसा कि हमने मोशन को आइडेंटिफाई किया हुआ, मोशन इज द चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एक दूसरा फैक्टर क्या आ गया कि दो एट्रीब्यूट्स हैं, तो समझिए दो फैक्टर है। एक फैक्टर है आपका पोजीशन, पोजीशन चेंज कर रहा है, और दूसरा किसके साथ चेंज कर रहा है? टाइम के साथ। तो एक दूसरा एस्पेक्ट है, तो बोलते हैं हम लोग टाइम। तो अगर पूरे मोशन को मुझे ऑब्जर्व करना है तो मुझे चाहिए होंगी दो चीजें। नंबर वन, कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए होगा, और दूसरा चाहिए होगा एक क्लॉक, सो दैट मैं टाइम मेजर कर सकूं। और इन दोनों चीजों को कंबाइंड वे में हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जैसे जो भी हम लोगों ने आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए सबसे पहली चीज जो बच्चों हमें रिक्वायरमेंट है वो है कि इसका हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिसाइड करना है। द मिनट वी हैव डिसाइडेड द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हम उसके बाद से उसके मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है,
तो अब जो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये तो हमारी चॉइस है, हम कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं। मतलब ये जैसे मान लीजिए हम लोगों ने एक्स एक्सिस को इधर ले लिया, वाई एक्सिस को ऐसे ले लिया, हो सकता था कि मैं वाई एक्सिस को ऐसे ले लेता, एक्स एक्सिस को ऐसे ले लेता, ये वाई एक्सिस ले लेता, ये एक्स एक्सिस। ठीक है, तो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा भी हो सकता है, मैं किसी तरह का भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले सकता हूँ, और अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से मेरा मोशन डिस्क्राइब हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को ये समझ में आ जाना चाहिए कि अगर मोशन को हमें डिस्क्राइब करना है तो वो पूरी चीज किस बात पर निर्भर करेगी कि हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने स्टार्टिंग में क्या डिसाइड, जो हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिसाइड किया हुआ है उसी के हिसाब से मोशन फर्दर डिस्क्राइब होता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि वन डायमेंशनल मोशन है, हमारे लिए एक नंबर लाइन की फ्रेम ऑफ रेफरेंस काफी है, ये सिर्फ एक्स एक्सिस ही काफी है। अगर टू डायमेंशनल मोशन है तो एक्स भी लगेगा और वाई भी लगेगा। थ्री डायमेंशनल मोशन होगा तो मुझे एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस लगेगा। तो ये मेरे चॉइस ऑफ फ्रेम है ना। और इस फ्रेम के अंदर कितने एक्सिस देना है, या ये एक्स एक्सिस को जैसे मैंने इधर हॉरिजॉन्टल ले रखा है, हो सकता था कि मेरा एक्स एक्सिस ऐसा हो जाता और वाई एक्सिस। तो ये फ्रेम कैसे भी हो सकते हैं, फ्रेम इसी तरह से भी हो सकता है, फ्रेम के अंदर जो एक्सेस है, एक्सिस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो जो ये एक्सेस है बच्चों, ये भी किसी भी तरह से हो सकता है। बस हमें मोशन को डिस्क्राइब करने से पहले इसको फिक्स कर लेना है कि ये हमारा एक्स है और ये हमारा वाई है। ठीक है, तो जो भी हमारा मोशन होगा बच्चों, वो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा कि हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने पहले क्या डिसाइड किया था। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द कंसेप्ट ऑफ, हम लोगों ने बच्चों बात कर ली है ऑलरेडी, पोजीशन वेक्टर की हम लोगों ने बात कर ली थी। अब हम लोग बात करेंगे पाथ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट, ये हम लोग ऑलरेडी वेक्टर में बात कर चुके हैं। ठीक है, तो इसको हम फर्दर थोड़ा सा टच करेंगे ये बताने के लिए। जैसा कि मैंने बताया आपको, जैसे मान लीजिए कि अगर ये पार्टिकल, कोई पार्टिकल है, वो इस टाइप का पाथ अगर ट्रेस कर रहा है, तब यहाँ से ऐसे मूव कर, ए से बी चला, तो इसके मोशन को हमें स्टडी करना है। क्या करना है, मोशन को स्टडी करना है। तो हमें समझ में आना चाहिए इस टाइप का भी मोशन है, ये वेक्टर फॉर्म में सबसे पहले क्या करता है, इस मोशन को अगर मुझे इसको डिस्क्राइब करना है तो मुझे एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाना। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है, एक तो मेरा पोजीशन होता है बच्चों, पोजीशन के लिए मुझे कोऑर्डिनेट एक्सिस चाहिए, एक मेरा रेफरेंस पॉइंट चाहिए, और एक क्लॉक भी चाहिए, तो मैं टाइम मेजर। और फिर मैं क्या करूँगा बच्चों, ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन को मैं लिखता चला जाऊँगा अलग अलग टाइम पर। सपोज ये टाइम 1 था, एंड सो ऑन से करते ये आगे। ठीक है, और फाइनली ये बी। इससे मैं ये समझाना चाहता था, अगर अब आप इस पाथ को देखें, ये पाथ, तो पाथ लेंथ क्या होता है, ये जो पूरी लंबाई है ना, ये आप मेजर करते हुए चलिए स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक, ये पूरा डिस्टेंस जो ये है, तो आप ऐड करते जाओ। जब आप फाइनली ऐड कर लेंगे तो ये चीज आएगी ए से लेकर के बी तक का डिस्टेंस, उसको बच्चों हम लोग बोलते हैं पाथ लेंथ। पाथ लेंथ इज डिस्टेंस बिटवीन ए एंड along द गिवन पाथ, जो हमें पाथ दिया हुआ है उसमें ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस, जो भी हमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं
जो डिस्टेंस है उसको हम पाथ लेंथ बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बच्चों कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट को पहले भी वेक्टोरियली डिस्क्राइब किया था। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? चेंज इन पोजीशन वेक्टर। तो अगर मुझे यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट लिखना हो तो मैं बोलूंगा फाइनल पोजीशन वेक्टर प्लस इनिशियल पोजीशन। तो पहला जो पोजीशन वेक्टर था बच्चों वो आर ए था, और फाइनल बच्चों अगर मैं देखूँ तो मेरा पोजीशन वेक्टर है दिस इज आर बी, इसलिए आर बी माइनस आर ए। अब अगर आप इसके अंदर वेक्टर एडिशन करें बच्चों तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मैंने इस चीज को डिस्कस भी किया था। इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जोड़ने वाली जो लाइन होती है यही क्या है? आर बी माइनस आर ए का डिफरेंस। ठीक है, और इसी को बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। ये सब कुछ मैं वेक्टर फॉर्म में डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, जस्ट क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी वेक्टर डिस्कस कर लिया है तो ये सीधे उसी से रिलेशन को इस्टेब्लिश कर। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि डिस्प्लेसमेंट फिजिकली क्या है, कि आप लेंथ ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है? लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट joining the tail and fin। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, so we have talked about path length, we have talked about displacement and we have also talked about position vector। ठीक है, हम लोगों ने इन तीनों चीजों के बारे में बात कर लिया है। ठीक है, अब बच्चों बात करते हैं, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, उससे पहले अब इसी चीज को बच्चों हम लोग वन डायमेंशनल मोशन के साथ रिलेट करें। अगर हम लोग इसको वन डायमेंशनल मोशन में रिलेट करें, फ्री मोशन में रिलेट करें तो क्या होगा? आई होप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा कि वन डायमेंशनल मोशन में हो क्या रहा है कि आपकी पूरी जो मोशन हो रही है वो लेट्स सपोज इसी लाइन पे हो रही है। Yes। तो मैं क्या करूंगा, आप लोगों को समझ में आ रहा है, कोई भी मोशन होता है तो अगर मुझे मान लो कि ये मेरा ऑब्जेक्ट, एग्जाम्पल दिस इज माई ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये इस लाइन पे मूव कर रहा है यहाँ से यहाँ पहुंच गया। ठीक है, तो अगर मेरा ऑब्जेक्ट ए से बी पे पहुंच गया है और इसकी मोशन को मुझे एनालाइज करना है तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमें सबसे पहली चीज क्या चाहिए होती है? वो है कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो मैंने अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस डिसाइड कर लिया, ये मेरा एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस की मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि ये क्या है? वन डायमेंशनल, एक ही दिशा में मोशन हो रहा है, एक ही स्ट्रेट लाइन पे मोशन हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, अपना एक्स एक्सिस वहीं पे बनाऊंगा। अगर मान लीजिए कि ये ए यहाँ से यहाँ चल रहा होता, ऐसे मूव कर रहा होता, ठीक है, तो मैं क्या करता कि अपना एक्स एक्सिस इसके अलोंग बना देता। दूसरी चीज बच्चों मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए एक ओरिजिन, मतलब मेरा एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए। तो मैंने अपना रेफरेंस पॉइंट भी डिसाइड कर लिया। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अगर मान लीजिए मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो ए से बी चला गया है, सबसे पहले हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं करते, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पोजीशन की। तो इनिशियल पोजीशन क्या था? अगर मुझे ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन देखा जाए तो वो क्या था? आर ए था। तो लेट्स सपोज ये जो पॉइंट है वो एक्स ए जीरो है और ये एक्स बी जीरो है। तो आप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मेरा आर ए जो है वो क्या हो जाएगा? एक्स से आई। फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा एक्स बी आई कैप। ठीक है ना, ये मेरा पोजीशन वेक्टर हो गया। पोजीशन वेक्टर क्या होता है कि आपने रेफरेंस पॉइंट को
पार्टिकल से जोड़ दिया, पार्टिकल की पोजीशन से जोड़ दिया, मेरा पोजीशन वेक्टर हो गया। ठीक है, अब अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चों? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन को जोड़ने वाला वेक्टर, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन को जोड़ने वाला वेक्टर, ये मेरा क्या है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों? आर बी, और इससे हमारा आ जाएगा एक्स बी माइनस। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। नाउ अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वन डायमेंशनल मोशन तो हम लोग क्लास 9th में भी पढ़े थे, ठीक है, वहां पे भी हम लोगों ने काइनेमेटिक्स की इक्वेशन सॉल्व करी थी, सब कुछ किया था, तो वहां तो हम लोगों को जरूरत पड़ी नहीं थी। अब यहाँ पे जरूरत क्यों पड़ी? बच्चों इसकी जरूरत, वेक्टर की जरूरत आपको वन डायमेंशनल मोशन में इसलिए नहीं पड़ती है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दो ही डायरेक्शन है, या तो ये इस डायरेक्शन में जा सकता है, तो इस डायरेक्शन में जा सकता है ना। तो अगर आप इस डायरेक्शन को आई बोलेंगे तो इसको माइनस आई बोल दीजिए। तो इन दोनों डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने को अगर मुझे करना है तो रादर देन पुटिंग कि मैं आई कैप दोनों साइड लगाऊं, मतलब इसको पूरा वेक्टर फॉर्म में लिखूं, मैं इस पूरी मोशन को बच्चों मैं इजीली सॉल्व कर सकता हूं बाय पुटिंग अ साइन कन्वेंशन। मैं क्या कर दूंगा? साइन कन्वेंशन मान लूंगा। ठीक है, इसमें पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के अलाउ पॉजिटिव होगा और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन के अलाउ जो मोशन होगा उसको नेगेटिव। ये मेरा साइन कन्वेंशन। तो अगर आप इस तरह से करते हैं तो भी हम इस प्रॉब्लम को आप इजीली समझ सकते हैं। एक चीज वही है कि मेरा पोजीशन बच्चों अगर आप लिखूंगा तो मेरा इनिशियल पोजीशन क्या हो जाएगा? एक्स से हो जाएगा, और फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगा बच्चों? हो जाएगा। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा एक्स बी माइनस। वी डोंट हैव टू राइट दिस इन वन डायमेंशनल मोशन, बट मैंने इसको इस तरह से यहाँ पे इससे समझाया है क्योंकि जैसे ही टू डायमेंशनल मोशन आएगा आपको वेक्टर की नीड अपने आप समझ में, तो हम लोग कंटिन्यूटी में इसी चीज को एक्सटेंड करेंगे वहां पर। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड वेक्टर, तो हम लोग को इतना इश्यू नहीं है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, हाउ डू वी रिप्रेजेंट अ मोशन ऑन ए ग्राफ, इस चीज के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।